जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। तो आज हम क्लास 7 के विज्ञान को पढ़ेंगे। क्लास 7 के विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में पाठ 15 में है पौधों में जनन, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो इस पाठ का 2 भाग हम पहले ही पढ़ चुके थे और उन 2 भागों में हमने जाना था कि पौधों में जनन किस प्रकार से होता है। साथ ही हमने जनन की विधियों के बारे में भी विस्तार से चर्चा किया था, जिसके अंतर्गत अलैंगिक और लैंगिक जनन के बारे में हम पढ़ चुके थे और उनकी जो विधियां थी उसके बारे में भी विस्तार से चर्चा कर चुके थे। इसके साथ ही हमने कृत्रिम विधियों के बारे में भी चर्चा किया था। कायिक प्रवर्धन के बारे में, कायिक प्रवर्धन के लाभ के बारे में, बीजाणु निर्माण के बारे में, खंडन मुकुलन के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके थे। साथ ही हमने जो फूलों के नर तथा मादा जननांग हैं उसके बारे में भी चर्चा किया था, लेकिन हमने नर जननांग के बारे में विस्तार से जाना था, लेकिन मादा जननांग के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। मादा जननांग, फूल का जो मादा जननांग होता है उसे जायांग कहा जाता है, उसे जायांग कहते हैं। तो फूल में कभी कभी एक लिंगी भी होता है फूल और कभी कभी द्विलिंगी भी होता है। मतलब कभी कभी किसी फूल में बस मादा जननांग होते हैं या फिर नर जननांग होते हैं और कभी कभी दोनों जननांग एक ही फूल में भी होते हैं। तो फूल का जो मादा जननांग होता है उसे जायांग कहा जाता है और इसमें कभी कभी एक या इससे अधिक स्त्री केसर या कार्पेल होते हैं। तो देखिए यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है पुष्प का मादा जननांग, जायांग का यहाँ अवलोकन किया गया है। तो यहाँ जो ए चित्र है उसमें ये स्त्री केसर को दिखाया गया है। तो ये है पुष्पासन, ये जो यहाँ पर बेस है ये है पुष्पासन। इसके ऊपर ये जो गोल भाग उभरा हुआ भाग है ये है बीजांड और ये जैसे नली नुमा जो आकृति है ये है वर्तिका और ये ऊपर में जो इस तरह का उभरा हुआ भाग है ये है वर्तिकाग्र और इसी को यहाँ पर कटिंग दिखाया गया है। देखिए इसके अंदर के भागों को देखने के लिए ये कटिंग में दिखाया गया है चित्र बी में। तो ये है पुष्पासन, इसके बाद यहाँ है बीजांड और यहाँ पे जो संरचनाएं दिख रही है ये है अंडाशय, ये जो उभरा हुआ है अंदर से दिख रहा है और ये नली है वर्तिका और ये उभरा हुआ भाग ऊपर में है वर्तिकाग्र। तो ये हो गया पुष्प का मादा जननांग या जायांग। प्रत्येक कार्पेल, तो स्त्री केसर को क्या कहते हैं? कार्पेल कहते हैं। तो प्रत्येक कार्पेल अंडाशय मतलब ओवरी, वर्तिका मतलब स्टाइल तथा वर्तिकाग्र स्टिग्मा नाम 3 भागों में बटा होता है। तो जो कार्पेल होता है वो 3 भागों में बटा होता है, अंडाशय, वर्तिका तथा वर्तिकाग्र। और प्रत्येक अंडाशय में एक या उससे अधिक बीजांड ओव्यूल होते हैं। परागपुट में नर युग्मज जो मेल गैमेट्स होते हैं तथा बीजांड में मादा युग्मज फीमेल गैमेट्स बनते हैं। तो नर युग्मज और मादा युग्मज, तो इन दोनों के परागन और निषेचन से ही फल एवं बीज बनते हैं। तो जो नर युग्मक है या फिर मादा युग्मक है, दोनों के परागन तथा निषेचन के फलस्वरूप ही जो फल होता है वो बनता है और फल के अंदर बीज बनते हैं। अब हम देखेंगे परागन, पोलिनेशन। तो सोचिए कि जो पुष्प होते हैं वे सामान्यतः रंगीन होते हैं, रंग बिरंगे होते हैं और सुगंध युक्त होते हैं। तो ऐसा क्या कारण है कि जो फूल होते हैं वे रंगीन होते हैं और उसमें बहुत अच्छी खुशबू होती है? तो ऐसा इसलिए होता है ताकि ये कीटों को, जो कीड़े होते हैं उनको आकर्षित कर सके। और पौधों का सबसे आकर्षक भाग कौन सा होता है? फूल होता है, क्योंकि फूल
रंगीन होता है और बाकी का भाग तो हरा होता है। इसलिए जो फूल होते हैं वे प्रकृति ने उसको बड़े सोच समझकर रंगीन बनाया है, ताकि जो कीड़े हैं वो उसके प्रति आकर्षित हो सकें। परागकण हल्के होते हैं, जो परागकण होता है वे हल्के होते हैं, और ये हल्का होने का क्या कारण है? ताकि वो वायु तथा जल के द्वारा बहाकर ले जाया जाए। हल्के होने के कारण आसानी से वे हवा में या फिर जल में तैर पाते हैं। पुष्पों पर बैठने वाले कीटों के शरीर पर जो परागकण होते हैं वे चिपक जाते हैं। तो जब फूल का रंग तो रंगीन होता है, तो फूल को जब देखते हैं, उसकी खुशबू को सूंघते हैं कीट, तो उसकी ओर आकर्षित होकर वे फूलों के ऊपर बैठ जाते हैं। और जब ये फूलों के ऊपर बैठते हैं तो कीट के शरीर में जो परागकण होते हैं वे चिपक जाते हैं, और जब यह कीट किसी दूसरे फूल पर बैठता है तो पुष्प के जो वर्तिकाग्र हैं उस पर कुछ परागकण गिर जाते हैं। तो हमने वर्तिकाग्र के बारे में जाना। एक नलीनुमा आकृति होती है वर्तिका, और उसके ऊपरी भाग में एक उभार होता है, उसे वर्तिकाग्र कहते हैं। तो जो कीट होते हैं वे फूलों पर बैठते हैं तो उनके शरीर में परागकण चिपक जाते हैं। फिर जब वो कीट या भौरा या तितली वे दूसरे फूल पर जाकर बैठते हैं तो दूसरे फूल में जो पराग कोण होते हैं वे जाकर वर्तिकाग्र में गिर जाते हैं, उसमें लग जाते हैं। और यह प्रक्रिया जिसके द्वारा परागकण परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं परागन, पोलिनेशन कहलाता है। ये पूरा जो प्रक्रिया होता है इसे पोलिनेशन कहते हैं या फिर परागन कहते हैं। तो परागन भी दो तरह के होते हैं। देखिए यहाँ चित्र में स्पष्ट किया गया है। तो ये जो चित्र ए में दिखाया गया है इसमें पुष्प में स्वपरागन हो रहा है। तो किस तरह का? तो पुष्प में क्या हो रहा है, यहाँ से पराग के जो कण हैं वे परागकोश में क्या होता है, परागकण होता है, और वो परागकण जाकर वर्तिका में पहुंच जाता है। और कभी कभी क्या होता है, ये कीट के द्वारा जो परागकण होते हैं वे दूसरे फूल के वर्तिकाग्र में छोड़ दिए जाते हैं। कीट के शरीर में चिपक जाते हैं और जाकर दूसरे फूल के वर्तिकाग्र में चले जाते हैं वो परागकण। तो ये जो पहला चित्र में यहाँ दिख रहा है, तो इसमें एक ही फूल में परागकण जाकर वर्तिकाग्र में गिर रहा है, तो ये हो गया पुष्प में स्वपरागन। और ये चित्र बी में जो दिख रहा है कि एक फूल से परागकण जाकर दूसरे फूल के वर्तिकाग्र में गिर रहे हैं, तो ये हो गया आपका पर परागन। तो समझ गए इसे? यदि एक ही पुष्प के जो परागकण हैं उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तब यह स्वपरागन, सेल्फ पोलिनेशन कहलाता है। तब क्या होता है, जब उसी फूल के परागकण जाकर उसी के वर्तिकाग्र में पहुंचते हैं तो वो हो गया सेल्फ पोलिनेशन। और जब पुष्प के परागकण दूसरे पौधे के किसी दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो इसे पर परागन, क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। तो क्रॉस पोलिनेशन जो होता है उसमें बहुत सारे लोग अपना भूमिका निभाते हैं, जो कीट होता है या फिर हवा होता है या फिर पानी होता है। तो अब हम देखेंगे निषेचन। मादा युग्मक से नर युग्मक के संयोजन की विधि जो होती है उसे निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो मादा युग्मक और नर युग्मक में संयोजन होता है और उसी के फलस्वरूप फल तैयार होता है, बीज तैयार होता है। तो ये जो फर्टिलाइजेशन होता है वो किस प्रकार से होता है, इसको समझने के लिए हम ये चित्र देखते हैं। तो यहाँ क्या है, परागकण आता है, यहाँ पर जो वर्तिकाग्र होता है, फिर वहां के से जो नली है, नली से होते हुए वो जो परागकण है उसमें वृद्धि होती है और धीरे धीरे ये कहाँ पहुंचता है, अंड कोशिका में पहुंचता है, यहाँ पहुंचता है। और फिर देखिए यहाँ पर दोनों
मिलते हैं, दोनों में निषेचन होता है और युग्मनज का निर्माण होता है। किसमें निषेचन होता है? मादा और नर युग्मक में, और उसके फलस्वरूप युग्मनज बनता है। तो ये जो नली होता है इससे होते हुए वो नीचे तक आता है, और दोनों देखिए पहले यहाँ से है, पहले ये परागकण अंदर है और यहाँ से आकर दोनों में निषेचन होता है। मादा, और यहाँ मादा उपस्थित है पहले से, और नर जो परागकण है वो आकर इसमें निषेचन करने के बाद युग्मनज तैयार होता है। इस प्रकार से युग्मनज बनता है। तो परागकण एक पराग नलिका, जो पराग नलिका है उससे होते हुए बढ़ते हुए कहाँ पहुंचती है? अंड कोशिका तक पहुंचती है, जहां यह मादा जो युग्मक है उससे संयोग करती है। तो नीचे पहले ही जो मादा युग्मक रहती है, और जैसे ही ऊपर से वो वृद्धि करते हुए जो परागकण है वहां तक पहुंचता है, मतलब जो नर युग्मक है, और दोनों का संयोजन होता है, और जिससे जायगोट तैयार होता है। नर तथा मादा युग्मकों के संयोग से बनी कोशिका युग्मनज या जायगोट कहलाती है। तो जायगोट तैयार हो गया इस तरह से। अब हम देखते हैं बीज और फल का विकास। तो निषेचन के बाद पुष्प में कई प्रकार के परिवर्तन होते हैं। तो पुष्प में अब पंखुड़ियों की आवश्यकता नहीं होती है। तो जो पंखुड़ियां होते हैं वे कीटों को आकर्षित करने के लिए होते हैं, ताकि जो निषेचन की क्रिया है वो हो सके। तो जब जायगोट तैयार हो जाता है, निषेचन हो जाता है, तो उसके बाद पंखुड़ियों का कोई काम नहीं है। तो पंखुड़ियां जो है वो मुरझा जाती हैं और मुरझाकर गिर जाते हैं। वर्तिकाग्र भी सामान्यतः नष्ट हो जाते हैं। तो जो वर्तिकाग्र है उसका भी आवश्यकता नहीं है, तो वो भी नष्ट हो जाता है। तो जिस चीज की आवश्यकता है बस वही शेष रहता है, और बाकी सारे चीज नष्ट हो जाते हैं। पंखुड़ी नष्ट हो जाते हैं, वर्तिकाग्र नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि नर और जो मादा युग्मक है वो दोनों का निषेचन हो जाता है। तो अब क्या बचता है? केवल अंडाशय शेष बच जाता है, क्योंकि वहीं पर युग्मनज तैयार हुआ है। तो इसी अंडाशय में निषेचित जो बीजांड है, युग्मनज है, वो आगे विकसित होकर भ्रूण तैयार करते हैं, एक इम्ब्रियो तैयार करते हैं। और जो भ्रूण होता है, अब भ्रूण बन गया, तो भ्रूण जो है वो विकसित होकर बीज बनाता है, और इसी भ्रूण से बीज तैयार होता है, और अंडाशय में भोजन का संचय होने लगता है, तथा अंत में अंडाशय एक फल बन जाता है। तो वो भोजन संचय करता है और धीरे धीरे वो फल में विकसित हो जाता है। तो इस तरह से फल का बनने का कहानी है। तो आपने कई तरह के फल खाए होंगे। तो आइए नीचे जो दी गई सारणी है उसको अपने कॉपी में बनाइए और किसी एक में सही का निशान लगाइए। तो ये सारणी दिया हुआ है, तो इसमें क्या करना है? इधर फल का नाम है और इधर लिखना है कि रसीले एवं गूदेदार हैं, तो यहाँ टिक करना है, और कठोर है तो इस कॉलम में टिक करना है। तो कुछ फल के नाम आपको लिखने हैं जो आप खाते हैं। तो आम कैसे होता है? रसीला तथा गूदेदार होता है, और कठोर तो नहीं होता है आम, उसका गुठली कठोर होता है, उसका बीज कठोर होता है, लेकिन फल कैसा होता है? रसीला होता है और गूदेदार होता है। इसके बाद और क्या खाते हैं? पपीता खाते हैं, तो पपीता भी कैसा होता है? रसीला होता है, गूदेदार। संतरा खाते हैं तो वो भी रसीला होता है, गूदेदार। और नारियल भी हम खाते हैं, तो नारियल कैसा होता है? कठोर होता है, तो कठोर में टिक करेंगे। तो इस तरह से आप जो भी फल खाते हैं उसको यहाँ भरेंगे। तो आपने जाना कि कुछ जो फल हैं वो गूदेदार और रसीले होते हैं, और कुछ फल कठोर होते हैं, जैसे नारियल हो गया। तो एक फूल में एक या एक से अधिक बीज हो सकते हैं। ये बीज बहुत सारे कारणों से, तो फूल से बीज तैयार हुआ, बीज से फल तैयार हुआ। तो एक फूल से जो बीज तैयार हो रहा है तो उसकी संख्या एक भी हो सकती है या फिर एक से अधिक भी हो सकती है। तो ये जो बीज है वो बहुत सारे कारणों से अपने आसपास के वातावरण में फैल जाते हैं। तो जब
फल पक जाता है तो हम जानते हैं कि फल से जो बीज होते हैं वे नीचे गिर जाते हैं और चारों तरफ फैल जाते हैं, और कई बार क्या होता है दूर दूर तक भी ये बीज चले जाते हैं, और यदि उसको अनुकूल परिस्थितियां मिले तो उससे नया पौधा तैयार हो जाता है। तो हम देखते होंगे कि कहीं पर एक पेड़ है लेकिन उसका जो बीज गिरा है वो काफी दूर तक गिरा है। तो ये कैसे पता चलता है कि दूर तक गिरा है? क्योंकि काफी उस पेड़ से काफी दूरी पर भी एक पौधा तैयार हो जा रहा है उसी पेड़ का। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जो बीज है काफी दूर तक भी फैल जाते हैं। तो आइए जाने कि बीजों का जो प्रकीर्णन होता है वो कैसे होता है। तो अब हम जानेंगे बीजों का प्रकीर्णन, सीड डिस्पर्सल। तो किस तरह से होता है बीजों का प्रकीर्णन? तो आप जानते हैं कि जो परिपक्व बीज होते हैं तो जब वे मिट्टी पर गिरते हैं और उनको अनुकूल वातावरण मिलता है, अनुकूल वातावरण मतलब क्या? उसको धूप मिले, पानी मिले, हवा मिले, खनिज मिले और उचित तापमान मिले, तो ये सारे होते हैं उसके अनुकूल वातावरण। तो ऐसे वातावरण में जो बीज होते हैं वे अंकुरित होकर नए पौधे बनाते हैं। यदि किसी पौधे के सभी बीज एक ही स्थान पर यदि गिरे, तो जहां पेड़ है और वहीं पर उसके बीज गिरते हैं तो वहां बहुत सारे पौधे एक साथ तैयार हो जाएंगे। तो इस परिस्थिति में क्या वो पौधे उग पाएंगे? तो जो नए उगे हुए पौधे हैं उनको धूप चाहिए, पानी चाहिए, खनिज चाहिए। तो ये सारी चीजों के लिए जब इतने सारे पौधे एक जगह में उग जाएंगे तो सब सारे पौधों के बीच क्या होगा? झगड़ा होगा, संघर्ष होगा कि कौन आगे बढ़ेगा, कौन धूप लेगा, कौन जल लेगा, कौन खनिज लेगा। तो उनके सामान्य वृद्धि के लिए अनुचित होगा, क्योंकि वो सारे पौधे अच्छे से नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि एक जगह में बहुत सारे पौधे हो जाएंगे तो वो सही से नहीं बढ़ पाएंगे। तो क्या प्रकृति में ऐसा कोई साधन उपलब्ध है कि जिसकी मदद से बीजों को दूर दूर तक फैलाया जा सके, जिससे उसके सारे पौधे अच्छे से बढ़ सके और उनके बीच संघर्ष भी ना हो? तो प्रकृति ने भी बहुत सारे उपाय करके रखे हैं जिससे सभी चीजों का सही सही हो सके। जैसे जो बीज है वो भी अलग अलग जा सके, दूर तक फैल सके, जिससे दूरी तक काफी दूर तक पौधे उग सके। तो प्रकृति भी अपना उस तरह से तैयारी कर लेती है। तो प्रकृति में बीजों के प्रकीर्णन के निम्नलिखित मुख्य साधन है। तो क्या क्या साधन है प्रकृति में बीजों के इस तरह के फैलाव के या प्रकीर्णन के? तो पहला है वायु द्वारा प्रकीर्णन। तो जो वायु है उसके द्वारा भी बीजों का प्रकीर्णन होता है। तो कुछ बीज ऐसे होते हैं जैसे सहजन के हो गए, कपास के हो गए, मेपिल के हो गए। तो ये बीज आप यदि देखे होंगे तो ये कैसे होते हैं? तो छोटे होते हैं, हल्के होते हैं तथा रोम युक्त होते हैं और उसमें पंख लगे होते, पंखदार होते हैं। तो इसके कारण से ये क्या होते हैं? हल्के होते हैं और वायु के द्वारा आसानी से दूर दूर तक उड़ा के ले जाए जाते हैं, और जिससे वे काफी दूर तक पहुंच जाते हैं और उसका पौधा काफी दूर दूर तक जाकर उग जाता है। तो देखिए यहाँ बीज को दिखाया गया है, जो चित्र ए है इसमें दिखाया गया है सहजन का बीज। तो जो हम सहजन की फली खाते हैं तो उसके अंदर ये बीज होता है। तो इसमें देखिएगा ये जैसे पंख जैसा दिख रहा है, ये ऊपर का जो भाग होता है काफी हल्का होता है, ये बीच में बीज होता है। तो ये भी हवा के द्वारा दूर तक बहाकर ले जाता है। जो हवा होती है ये हल्का होने के कारण क्या है, हवा के साथ बह जाती है काफी दूर तक। और ये क्या है? द्विफल या फिर मेपिल क्या बीज है। तो इसमें भी देखिए यहाँ पंख दिख रहा है ना, और यहाँ पर बीच में बीज है। तो ये भी हवा में बहता हुआ काफी दूर तक चला जाता है। अब हम देखते हैं जल द्वारा प्रकीर्णन। तो पानी के द्वारा भी प्रकीर्णन होता है बीजों का। तो कुछ बीज अथवा जो फल होता है उसकी बनावट इस प्रकार की होती है कि वे जल के माध्यम से तैरते हुए कुछ दूर तक बहाकर ले जाए जाते हैं। जैसे नारियल हुआ, तो जब नारियल ऐसे तो काफी भारी है, वो ज्यादा दूर नहीं जा सकता, लेकिन उसके ऊपर जो
जो हम ये खाते हैं, डाब पानी पीते हैं, तो नारियल का पानी पीते हैं तो खोल के साथ रहता है। तो जब वो सूखकर नीचे गिरता है, यदि किसी जलाशय के सामने है, तो वो नदी पर गिरने के बाद बहाकर काफी दूर तक ले जाया जाता है पानी के द्वारा। अब हम देखते हैं जंतुओं द्वारा प्रकीर्णन। तो जंतु भी बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं बीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में। तो कभी कभी किसी वन अथवा खेत या फिर जो बगीचे हैं उसमें टहलते समय आपको अपने वस्त्रों पर फलों के बीज चिपके दिखाई देंगे। तो जो आप कपड़े पहने रहेंगे, कभी आप बागीचे में या खेत में जाएंगे तो उसमें भी कुछ बीज चिपकते हुए आपको लगेंगे। तो कुछ बीज ऐसे होते हैं, कांटेदार, रेशेदार होते हैं, रोएदार होते हैं कि वे आपके कपड़े में आसानी से चिपक जाते हैं। तो क्या आपने कभी जानने का प्रयास किया है कि ये बीज आपके जो कपड़े हैं उसमें कैसे चिपक जाते हैं? तो क्या कारण होता है कि उस बीज में छोटे छोटे कांटे होते हैं, थोड़े से रोएदार होते हैं, जिसके कारण वे आपके कपड़ों में चिपक जाते हैं। तो जंतुओं द्वारा प्रसारित होने वाले बीज एवं फल जो होते हैं वे शुष्क होते हैं, सूखे होते हैं, और इसमें छोटे छोटे अंकुश या कांटे लगे होते हैं, जिसके कारण वे कपड़े में चिपक जाते हैं, और जिनके कारण ये जो बीज हैं हमारे कपड़े या फिर जो रोएदार जंतु हैं जिसमें रोआ होता है, तो वैसे जंतुओं के जो बाल होते हैं उसमें फंस जाते हैं और उस जंतु के साथ साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते हैं। तो ये जो बीज दिख रहा है, ये देखिए यहाँ अंदर काला सा बीज है और उसके ऊपर ये जो कवर है उसमें कांटे लगे हुए हैं। तो ये हमारे कपड़ों में चिपक जाता है। कभी कभी बच्चे इसको फेंक कर एक दूसरे पर चिपकाते हैं, ये भी उनके खेलने का एक हिस्सा होता है। तो ये जो जेथियम का बीज है ये भी इसी तरह का बीज है जो कपड़ों में या फिर किसी रोएदार जानवर के बालों में चिपक जाता है और एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाता है। तो जेथियम अथवा जो यूरेना है, देखिए यहाँ नीचे है यूरेना, ये भी गोल सा फल है, उसके ऊपर इस तरह के रोए लगे हुए, कांटे लगे हुए हैं। तो ये भी कपड़े में या फिर जंतुओं के बालों में चिपक जाते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाते हैं। तो इस तरह से भी बीजों का प्रकीर्णन होता है। अब और एक होता है, वो होता है फलों के विस्फोटन। तो विस्फोटन के द्वारा भी प्रकीर्णन होता है। तो कई पौधे के जो फल होते हैं जब वे पक जाते हैं तो वे झटके से फटते हैं और उसके भीतर जो बीज होते हैं वे कुछ दूरी तक बिखर जाते हैं, जैसे गुलमेहंदी, मटर, सेम, चना, मूंग, रबर के बीज। तो ये जो बीज होते हैं तो वो कैसे होते हैं, ऐसे तो कच्चे में अवस्था में नहीं वैसे विस्फोट होगा। तो जैसे ही वे सूख जाएंगे अच्छी तरह से तो अचानक से उसमें विस्फोट होगा और वे झटके से विस्फोट होगा और वे चारों तरफ फैल जाएंगे। उसके अंदर जो बीज होगा वो चारों तरफ फैल जाएगा। तो इस प्रकार से भी फलों के विस्फोटन के द्वारा भी प्रकीर्णन होता है। तो इस तरह से बहुत सारे आपने तरीके देखे, वायु के द्वारा होता है, जल के द्वारा, जंतुओं के द्वारा, फल का विस्फोटन के द्वारा। तो इस तरह से प्रकीर्णन होता है और जो बीज होता है काफी दूर तक फैल जाते हैं और उस बीज को जब अनुकूल परिस्थिति मिलती है, हवा, पानी, खनिज, मिट्टी, सारी चीजें मिलती हैं, तब वो अंकुरित होते हैं और उससे एक नया पौधा तैयार हो जाता है। तो इस पाठ में हमने बहुत सारी चीजें सीखी। तो इस तरह से हम पौधे तैयार भी कर सकते हैं। यदि हम किसी फल को लेकर उसके बीज को इकट्ठा करते हैं और उसको रोप देते हैं मिट्टी पर, तो उससे भी एक नया पौधा तैयार हो जाएगा। और इस तरह से हम बगीचा बना सकते हैं या फिर पौधे तैयार करके उसको खुले जगहों में लगा सकते हैं, क्योंकि पौधे हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं और हम जितना पौधा लगाएंगे वो हमारे लिए उतना उपयोगी होगा, क्योंकि उससे हमको छांव मिलेगा, हम धूप से बचेंगे, फल मिलेगा, फूल मिलेगा, लकड़ियां मिलेगी, साथ ही ऑक्सीजन भी मिलेगा, शुद्ध वायु मिलेगा। तो कितना उपयोगी है पौधा हमारे लिए। तो इसलिए हमको भी इस तरह से बीजों को इकट्ठा करके पौधे तैयार करना चाहिए और उसको लगाना चाहिए।
तो आशा करती हूँ आप भी इस तरह से पौधे तैयार करेंगे और लगाएंगे। तो हमने इस पाठ में क्या क्या सीखा कि सभी जीव अपनी प्रजाति को बनाए रखने के लिए जनन या गुणन करते हैं। क्या करते हैं? जनन करते हैं, ताकि उनकी संख्या में वृद्धि हो सके और उनका अस्तित्व बना रहे। पौधों में जनन 2 प्रकार का होता है, अलैंगिक और लैंगिक। उसके बारे में आप पाठ में पढ़ चुके हैं। अब हम और क्या सीखे इसमें कि अलैंगिक जनन की कुछ विधियां खंडन, मुकुलन, बीजाणु निर्माण और कायिक प्रवर्धन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। साथ ही हमने पढ़ा है कि पुष्प पौधे का जनन अंग होता है। साथ ही हमने जाना कि लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मक का युग्मन होता है और उससे बीज तैयार होते हैं, फल तैयार होते हैं। परागन 2 प्रकार का होता है, स्वपरागन और परपरागन। और साथ ही हमने और क्या सीखा कि जो परागन होता है वो पवन मतलब वायु, जल और कीट के द्वारा हो सकता है। तो इस तरह से हमने बहुत सारी जानकारियां इकट्ठा की। आशा करती हूँ आप इसको समझ गए होंगे और यदि कोई दिक्कत होगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा।